साल 2026 भारत में एक बड़ा एलपीजी संकट आया। ये कोई मामूली संकट नहीं था, बल्कि एक अचानक आए झटके जैसा था, जिसने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की एक बहुत बहुत गहरी कमजोरी को सबके सामने ला दिया। असल में ये सिर्फ सप्लाई की कमी का मामला नहीं था। ये तो दशकों से पनप रही एक प्रॉब्लम थी जो अचानक फट पड़ी। तो चलिए आज इसी पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इस संकट की गंभीरता को ना एक लाइन में समझा जा सकता है। कहा गया कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो भारत की कुकिंग गैस सप्लाई चेन बस कुछ ही दिनों में बिखर गई, और इसने उस ढांचागत कमजोरी को उजागर कर दिया जो दशकों से बन रही थी। सोचिए, सिर्फ एक घटना और हमारा पूरा का पूरा सिस्टम हिल गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? वो कौन सी बाहरी घटना थी जिसने इस पूरे संकट की चिंगारी जलाई? ये एक जियोपॉलिटिकल चिंगारी थी जिसका सीधा असर भारत के करोड़ों किचन पर पड़ने वाला था। जरा ये नंबर देखिए, करीब 90%। भारत जितना भी एलपीजी इंपोर्ट करता है ना, उसका लगभग 90% हिस्सा सिर्फ एक ही रास्ते से होकर गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब आप सोच सकते हैं एक ही समुद्री रास्ते पर हमारी निर्भरता कितनी ज्यादा थी। और पता है ये रास्ता है कितना चौड़ा? सिर्फ 21 मील, बस इतना सा। लेकिन ये छोटा सा गलियारा दुनिया के 20% पेट्रोलियम लिक्विड्स को कंट्रोल करता है। इसी को कहते हैं चोक पॉइंट। मतलब एक ऐसी पतली सी जगह जहां अगर जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मार्च 2026 की शुरुआत में एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये जरूरी रास्ता कमर्शियल शिपिंग के लिए पूरी तरह से बंद हो गया। और जैसा कि उस वक्त के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने बताया था, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था। तो ये तो हुई जियोपॉलिटिक्स की बात, लेकिन इस चिंगारी की आग पहुंची सीधा भारत के किचन तक। अब देखते हैं कि देश भर में इसका असर कैसा हुआ और लोगों ने इसकी क्या कीमत चुकाई। ये देखिए दिल्ली के आंकड़े। रातों रात घरेलू सिलेंडर पर सीधे 60 रुपए बढ़ गए, और जो कमर्शियल सिलेंडर थे वो तो 114 रुपए से भी ज्यादा महंगे हो गए। ये एक झटके में आम परिवारों और छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स चलाने वालों के बजट पर सीधा हमला था। पर बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, असर इससे कहीं ज्यादा गहरा था। एक बहुत ही जरूरी बात कही गई है कि जब एलपीजी गायब हो जाती है तो इसका सबसे बड़ा बोझ ग्रामीण परिवारों की महिलाएं उठाती हैं, और अर्थशास्त्री इसे टाइम पॉवर्टी यानी समय की गरीबी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वापस लकड़ी और उपले इकट्ठा करने जैसे कामों में लगना पड़ा। मतलब जो सालों की मेहनत से स्वच्छ ईंधन की तरफ हम बढ़े थे, वो सब पीछे जाने का खतरा पैदा हो गया था। और घरों के साथ साथ इसका असर पूरे कारोबार पर पड़ा। तमिलनाडु में करीब करीब 10,000 रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ गई। आंध्र प्रदेश में तो कमर्शियल ट्रेडर्स के लिए सप्लाई 40 से 50% तक गिर गई। दिल्ली एनसीआर में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को अपना मेन्यू छोटा करना पड़ा, इवेंट बुकिंग्स रोकनी पड़ी, और तो और कोलकाता में सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा तक को रुकना पड़ गया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस हालत में पहुंचे कैसे? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब एक बहुत ही कामयाब सरकारी योजना में छिपा है। जी हाँ, एक ऐसी कामयाबी जिसने अनजाने में ही एक बहुत बड़ी कमजोरी को जन्म दे दिया। ये योजना थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आप सबको याद होगा 2016 में ये लॉन्च हुई थी। नारा था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, और इसका मकसद बहुत नेक था। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। और ये योजना कामयाब हुई। अरे ये बेहद कामयाब हुई। इसके तहत 10.33 करोड़ 10 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त एलपीजी कनेक्शंस बांटे गए। ये दुनिया के इतिहास में क्लीन फ्यूल तक पहुंच का सबसे तेज विस्तार था। सच में एक अभूतपूर्व उपलब्धि। लेकिन यहीं पर असली प्रॉब्लम की जड़ थी। ये चार्ट देखिए, ये जनवरी 2026 का है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि हमारा घरेलू एलपीजी प्रोडक्शन था सिर्फ 1.158 मिलियन टन, जबकि हमें इंपोर्ट कितना करना पड़ा? 2.192 मिलियन टन, मतलब लगभग दोगुना। हुआ ये कि उज्ज्वला की कामयाबी ने डिमांड तो आसमान पर पहुंचा दी, लेकिन हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन उस रफ्तार से बढ़ ही नहीं पाया। तो ठीक है, अब तक हमने ये समझ लिया कि संकट क्या था और उसका असर कैसा था। पर अब चलते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्यों? आखिर इस संकट की असली वजह क्या थी?
आइए उन 4 बड़ी ढांचागत खामियों को समझते हैं जो इस पूरे संकट के लिए जिम्मेदार थीं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स का बंद होना तो बस एक चिंगारी थी, एक ट्रिगर। असली बीमारी तो वो ढांचागत कमजोरियां थीं जो हमारे सिस्टम में सालों से पनप रही थीं। तो ये थी वो 4 बड़ी खामियां। नंबर 1, इंपोर्ट के लिए सिर्फ एक ही रास्ते पर हद से ज्यादा निर्भरता। नंबर 2, डिमांड तो बढ़ गई लेकिन सप्लाई चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से बढ़ा ही नहीं। नंबर 3, गैस को सस्ता रखने की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में नए निवेश के लिए पैसा ही कम पड़ गया। और चौथा और सबसे अहम, हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व मतलब इमरजेंसी के लिए जो स्टॉक होता है वो ना के बराबर था। इस बात को समझने के लिए ये तुलना देखिए। एक तरफ हमारे पास कच्चे तेल का मतलब क्रूड ऑयल का करीब 60 दिनों का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है और दूसरी तरफ एलपीजी का सिर्फ 5 दिन का। बस 5 दिन। ये फर्क साफ साफ दिखाता है कि एलपीजी की एनर्जी सिक्योरिटी को कितनी कम अहमियत दी गई थी। तो जब ये संकट आया तो इससे निपटने के लिए क्या-क्या किया गया और इससे भविष्य के लिए क्या सबक मिले? चलिए अब जरा सरकार के एक्शन और इस संकट से निकले मौकों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सरकार ने बहुत तेजी से कई कदम उठाए। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया। डोमेस्टिक गैस, सीएनजी और एलपीजी प्रोडक्शन को प्रायोरिटी पे रखा गया। रिफाइनरीज को कहा गया कि जितना हो सके एलपीजी का आउटपुट बढ़ाओ। यहाँ तक कि अमेरिका के गल्फ कोस्ट से इमरजेंसी में गैस खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। धोखाधड़ी रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का सिस्टम भी बढ़ाया गया और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ रुपए के कॉम्पेंसेशन पैकेज को भी मंजूरी दी गई। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ एक मौका भी लाता है। इस क्राइसिस ने भी एक अवसर दिखाया। उज्ज्वला योजना का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी मॉडल है वो बहुत कामयाब रहा है। मतलब सब्सिडी सीधे लोगों के अकाउंट में। अब मौका है कि इसी मॉडल को और मजबूत किया जाए। जो डेटा हमारे पास है उसका इस्तेमाल करके सप्लाई की प्लानिंग और बेहतर हो सकती है और सब्सिडी सही लोगों तक पहुंचे ये पक्का किया जा सकता है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि कोई भी देश आज के लिए सस्ती कीमतों और कल की सुरक्षा के लिए जरूरी निवेश, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बना सकता है। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है और इसका हल खोजना ही भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को पक्का करने के लिए सबसे जरूरी होगा।